Hi guys, welcome to Medicine. This is third part of the last lecture, uh, secularism and secularization. अब हम इंडियन एक्सपीरियंस पढ़ेंगे कि सेकुलरिज्म जो धर्मनिरपेक्षता थी उसका इंडियन लोगों पे क्या एक्सपीरियंस हुआ और कैसे ये डेवलप हुआ। ठीक है, तो हमारे इंडिया में आप जैसे जानते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो मॉडर्न लोकतंत्र है उसमें ये ऑप्शन नहीं था, ये नेसेसिटी थी। आपको जैसे पता होगा कि हमारे देश में इतने सारे जातियां इतने सारे धर्म हैं, तो अगर यहाँ पे सेकुलरिज्म नहीं होगा तो मेजॉरिटी को दिक्कत होगी, माइनॉरिटी को दिक्कत होगी। मेजॉरिटी को तो कम ही दिक्कत होगी, पर माइनॉरिटी जो रिलीजन है उनको दिक्कत होगी। जहाँ पे भी ज़्यादा धर्म होते हैं या जहाँ विविधता होती है वहाँ आप सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता की जरूरत अपने आप पड़ने लगती है। ठीक है, तो हमारे कंट्री में जो विविधता थी, जो बहुत सारे लोग और बहुत धर्म के लोग थे, वो मिडिवल टाइम में मध्यकाल में भी थे। लेकिन उस टाइम पे जो वो था, विविधता थी, वो डिफरेंट थी जो अभी मॉडर्न में है। उसका रीजन ये था कि जो मध्यकाल था उसमें हायरार्की जो थी, जो ऊंच नीच थी, वो मतलब ऊंच नीच की जो डिफरेंस थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इक्वालिटी से। आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि हर कोई एक सांचे में फिट होना चाहता था, हर कोई उस हायरार्की में ऊपर जाना चाहता था, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं इस बुक में इग्नू की कि जो एक सीरियन क्रिश्चियन थे वो भी इस समाज में फिट होने के लिए मध्यकाल में एक जाति बन गए। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जाति प्रथा कितनी वो थी, जाति की बात करती है जो कि हिंदुइज्म का एक वो पार्ट है। और जो लेजिटिमेसी थी, जो एक पावर थी जो राज करने की, वो कनकरिंग ग्रुप के पास थी, जीतने वाले ग्रुप। मुगल्स थे, वो युद्ध करते थे, जीतते थे। मराठास थे, सिख थे। और इन लोगों को केवल ये लोग कनकर या जीत नहीं करते थे, ये कल्चरली भी जो समाज में कल्चर होता है, जो हमारा रहन सहन का तरीका, उसको भी एक तरीके से उन पे भी इन लोगों का हेजमनी था। एक तरीके से उस पे ये लोग हावी थे अन्य लोगों को, मतलब अन्य लोग उनको फॉलो करना चाहते थे, आप ये समझ सकते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, दिन में शूट करो तो आ ही जाती है। तो वहाँ पे 19 और 18 सेंचुरी का आप देखेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई हिंदू मर्चेंट हो बनारस का, मतलब इन मॉडर्न टाइम्स ऑल सीक इक्वल राइट्स। हर कोई इक्वल राइट्स चाहता है इन मॉडर्न टाइम, लेकिन मध्यकाल में ऐसा नहीं था। मध्यकाल में हमें फिट होना था, हमको ऊपर से ऊपर जाना। ठीक है, और इक्वल राइट्स एंड नो वन वुड लाइक टू एक्सरसाइज देम ऑन कॉर्डसी सोर्ड ऑन देम। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने तोहफा दे दिया कि चलिए आपको आज़ादी है, आपको तोहफा दे दे कि आप बराबर है। नहीं, हर कोई चाहता है कि उसको बराबर राइट मिले और एक जगह से मिले। ऐसा नहीं है कि उसको कोई किसी ने दान दिया है, उसका राइट है, वो लेके पैदा हुआ है। ठीक ना, नेचुरल राइट। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो आपको पता हो क्या होता है। सो कॉलोनिज्म का हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी उपनिवेशों का, जो अंग्रेज थे उनका क्या पड़ा। अब आप जैसे जानते हैं कि शुरुआत में आपने पढ़ा कि यूरोप में क्या, किस पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, साइंटिफिक मूवमेंट, इसकी वजह से ये सेकुलरिज्म आया, धर्मनिरपेक्षता आई। हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और यही कारण था कि उस तरीके का सेकुलरिज्म यहाँ आया नहीं। तो एक सुशोभन सरकार है, तो ये बोलते हैं कि जो रेनेसा था, जो पुनर्जागरण था, जो कि बंगाल, उस टाइम पे जो बंगाल था हमारा, वो कहीं ना कहीं पुनर्जागरण के थोड़े थोड़े उस पर इफेक्ट दिखते हैं। और उस टाइम 19वीं सदी में वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एक लीडर स्टेट था। लेकिन वहां पे भी जो पुनर्जागरण थोड़ा सा वो आया, ऐसा एहसास हुआ कि आया, तो वो ऐसा लगता था कि वो एक मेड है, फेक है, आर्टिफिशियल है, पार्शियल है। ठीक है, और यही हम लोगों को यूरोपियन सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता से अलग करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूरोपियन का जो देखिए,
डिफरेंस बिटवीन इंडियन यूरोपियन फॉर्म ऑफ रेनेसा, मतलब इंडियन और यूरोपियन फॉर्म में क्या था? पहला था कि यूरोप रेनेसा फ्लरिश्ड इन फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट। यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ एक फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट में, वहाँ पर कोई राजा नहीं था या कोई किसी के नीचे हम दब के नहीं थे। लेकिन हम इंडिया के मामले में देखें तो हमारे ऊपर तो अंग्रेज थे, तो हम तो अपनी उस तरीके से विचारधाराओं को कह ही नहीं सकते थे, हमें अंग्रेज को चलते थे। सेकेंडली क्या हुआ कि यूरोप ने जो बुद्धि थी, तर्क थी, उसको करने को सोचा और इंसान को फ्री बनाया, और उसमें उसने पूरे दुनिया को भी डिस्कवर किया। आपको पता होगा कि जब पुनर्जागरण हुआ तो कई सारे देशों को खोजा, कोलंबस नॉल ने अमेरिका को खोजा, मतलब अमेरिका को नहीं, अमेरिका जाने का सी रूट, ऐसा पता नहीं क्यों कहा जाता है कि डिस्कवर्ड दी अमेरिका। अमेरिका को तो ऑलरेडी था, वहां तक पहुंचने का रास्ता। तो उन लोगों ने कई सारे देशों को, हमारा अमेरिका इंडिया को भी लोगों ने मतलब उसको तक पहुंचने के लिए सी के रास्ते देखे। मतलब उस टाइम पे डिस्कवरीज हुई, वो लोग अलग अलग जगह पे गए, पर इंडिया ने तो ये सब कुछ किया ही नहीं फील, क्योंकि हम तो अंग्रेजों के अंदर थे और अंग्रेज ऐसा हमें थोड़े करने देते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अब वहां पे जो फ्यूडल्स थे, जो सामंत थे, उनको बुर्जुआजी ने हटाने की कोशिश की, क्योंकि सामंत क्या थे? वो धर्म के नाम पे लोगों को और पॉप से हेल्प लेके थे। लेकिन जो बुर्जुआजी, जो नया व्यापारी वर्ग हुआ, उसने इन सबको हटाने की कोशिश की और एक तर्क को, विचार को, इन सब चीजों का वो दिया कि ये सब समाज में होना चाहिए। इसीलिए वहां पे कई सारे रिफॉर्म आए और वहां पे तर्क वितर्क, लेकिन ये सब कुछ तो इंडिया में हुआ नहीं। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण बस एक था, अंग्रेज। अंग्रेज भारत आए थे व्यापार करने के लिए, भारत के लोग उनको अच्छे लगे और नासमझ लगे और वो हमको अपना गुलाम बना लिए। अब गुलामी में रेनेसा जब पुनर्जागरण हुआ तो विचारधाराओं को फ्री करना था, तो हम फ्री कैसे सोच पाते जब हम किसी के अंदर थे? धर्म सुधार आंदोलन ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं हुआ, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना यूरोप में हुआ। सक्सेसफुल अब धर्म सुधार आंदोलन को कह सकते हैं कि कुछ ग्रुप्स या कल्ट्स ऐसी निकली, लेकिन फिर वो बाद में हिंदुइज्म में मिल गई या कुछ अलग बन, जैसे कि सेविज्म और ये सब तो अलग हो गई, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ जैसा यूरोप में हुआ। तो एक ये छोटा सा आर्टिकल टाइप का दिया हुआ था, सैलेड बाउल। सैलेड बाउल आप समझते होंगे कि जब हम सलाद की कटोरी बनाते हैं तो उसमें कई सारी चीजें डालते हैं, टमाटर, प्याज, खीरा, लेकिन हम उनको सबको साथ में मिक्स करने के बाद भी, लेकिन हर चीज का फ्लेवर हम अलग अलग ले पाते हैं। उसी का ये एग्जाम्पल दिया गया है कि भारत में बहुत तरीके के लोग हैं एक साथ मिले हुए, ठीक है, लेकिन हर किसी के अंदर एक अपनी यूनिकनेस है, एक अलगाव है, एक तरीके से वो अलग है, लेकिन फिर भी वो साथ में बहुत खूबसूरत लगता है। डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बेसिकली एक्सप्लेन किया गया, तो ये हम पढ़ते हैं। तो 1857 में क्या हुआ? हमने 1857 में विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। अब अंग्रेजों ने उसके बाद, विलियम बेंटिक ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमारे इंडिया में लगा दी, ठीक है। तो अब इंडिया के नेशनलिस्ट समझ गए थे कि वो लोग क्या चाल चल रहे, इंडिया के जो राष्ट्र प्रेमी लोग थे, तो उन्होंने क्या किया कि कोशिश की कि इंडिया के लोगों को भी जागृत किया जाए। तो उन्होंने पहले क्या किया, जो नेशनलिस्ट राष्ट्र प्रेमी लोग थे, वो लोग इंस्पिरेशन कहाँ से लिए लोगों को जागृत करने का? वेस्टर्न थॉट से, उन्हीं के, यूरोप के, फ्रांस के लोगों से थॉट्स लिए कि वो लोग कैसे, उनके पुनर्जागरण के थॉट, इंग्लिश इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन का, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ था, और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उनसे ये लोगों ने इंस्पिरेशन लिया। फिर इंडियन रिलीजियस रिफॉर्म, जो बहुत सारे उस टाइम पे रिफॉर्म हो रहे थे, राजा राम मोहन रॉय, सावित्री बाई फुले, इन लोगों ने जो रिफॉर्म कर रहे थे उनसे भी इन लोगों ने एक तरीके से हेल्प ली। और थर्डली, इंडिया वॉज मल्टी एथिक, मल्टीलिंगुअल कंट्री, द नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो सैलेड बाउल का मैंने एग्जांपल दिया कि इनका थर्ड स्ट्रेटजी ये थी कि हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारी भाषा है, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारे एथिकल ग्रुप्स हैं, तो हमें क्या करना है? हमें इन्हें सैलेड बाउल की तरह वो करना है, जहाँ पे हर कोई अलग है लेकिन साथ मिलके है। ये डेवलप करने की कोशिश की लोगों ने, नेशनलिस्ट लोगों ने, राष्ट्र प्रेमियों ने भारत में, जिसे सैलेड बाउल कहा गया, ठीक है। अब सेक्युलरिज्म में
सेकुलरिज्म और रिलीजन पे एक ये डिबेट है कि भारत में सेकुलरिज्म कैसे काम नहीं करेगा, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी बिकॉज वीडियोस लंबे हो जा रहे हैं तो आई गेस लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ. अंटिल प्लीज़ लाइक दिस चैनल and subscribe this channel, like this video and share with your friends, क्योंकि आपका थोड़ा सा हेल्प हमको मोटिवेट करेगा कि हम आगे और वीडियोस बनाते रहें. थैंक यू सो मच. बाय गाइस, हैव अ नाइस डे.